हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो बेटा, आज ऐसा है कि आज एक हफ्ते की हॉलीडेज के बाद हम लोग क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को छुट्टियां बढ़िया बढ़िया गई होंगी। सभी ने काफी इंजॉय किया होगा। नहीं इंजॉय किया होगा तो अभी इंजॉय कर लेना घर पे, है ना। अब पढ़ाई से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी करंट को चैप्टर को खत्म कर दिया था, डन हो गया था हमारा, राइट। अब हम करने वाले हैं फिर से एक बार रिवीजन, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आ रहे थे तो माइंड फ्रेश हो जाए, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके डिफाइन के साथ। ओके, अच्छा, अब मुझे बताइए व्हाट इज करंट। कोई एक बच्चा मुझे बताया करंट क्या होता है। आज की क्लास जो कंप्लीटली रिवीजन बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो थोड़ा मुझे बताइए व्हाट इज करंट। कौन बताएगा? हाँ, शिवम बताइए। Rate of flow of charge or amount of charge flows in per unit time is राइट, current. वेरी गुड। तो थोड़ा सा इसको आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई वायर है, वायर में से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं सभी लोग? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है। वायर में जब वायर को जब हमने किसी बैटरी के साथ जोड़ा है, किसी कंडक्टर के साथ, किसी बैटरी के साथ जब जोड़ा, किसी सेल के साथ जब जोड़ दिया है, उसमें जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर चार्जेस का फ्लो जो है किसी एरिया में, किसी क्रॉस सेक्शन में कितना होता है। ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन से मान लो 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो किए हैं, इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो किए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट बोलते हैं, राइट। तो करंट की जो बेसिक जो हम देखते हैं वो होता है करंट का जो कंडक्टर होता है, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अभी जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो एक मैकेनिज्म होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, जब किसी क्रॉस सेक्शन से निकलते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसे बोलते हैं करंट, राइट। पर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। किस तरफ होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। समझ आ गया सभी को? जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। पर जो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट ही एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की। तो करंट कौन सी क्वांटिटी हुई? करंट हमारे पास टेंसर क्वांटिटी हुई। पर टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको उठा के रख दिया गया है स्केलर। स्केलर में क्यों रखा गया? क्योंकि हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको स्केलर क्वांटिटी में उठा के रख दिया है, राइट। ये सभी को समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब करंट हमारे पास दो तरह का होता है बेटा, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क है, कोई एक बच्चा बताए? एनीवन? शिवम? शिव? सर, स्नेहा? एवरेज में होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है और पूरे टाइम में कितने टाइम में, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करे तो उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे. ओके, ठीक है। आप इंस्टेंटेनियस कैसे भी तो बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि मैंने एक बल्ब को या एक किसी कंडक्टर को या किसी रेजिस्टेंस को मैंने 1 घंटे तक जलाया है। ठीक है, मैं पूछता हूँ जब भाई जब समय बीता था 5 सेकेंड, तब इसमें कितना करंट था? 5वें सेकंड पे इसमें कितना करंट था? या 1 मिनट 10 सेकंड पे इसमें कितना करंट था? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में जो मतलब टाइम की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी कई बार लिख लेते हैं। कई बार आप देखोगे ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैंने आई थिंक न्यूमेरिकल में करवा के रखा है। पर टाइम की वैल्यू हम कितनी पुट करते हैं बेटा? ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हमारे नीट में पूछा भी गया है। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों को ध्यान रखना है आप लोगों ने।
ओके, इसमें सिंपली हमें क्या दिया होगा, चार्ज गिवन होगा, हमें करंट निकालना, तो हम क्या कर देंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, एवरेज वाले में क्या है, इसमें लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम आता है, लार्ज इंटरवल, समय थोड़ा ज्यादा होता है, पूरा भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा एवरेज। तो दोनों में फॉर्मूला में डिफरेंस सबको समझ आया कुछ बच्चों? Yes. ओके, ठीक है। अभी जैसे एक न्यूमेरिकल है हमारे, लास्ट टाइम हमने किया था, जरा अपनी कॉपी पेन निकालिए, उस न्यूमेरिकल को ट्राई करिए। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि हमारे किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे मान लो ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना है, 3t² प्लस 5t प्लस 4। ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन होती है, मतलब रियलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल, जस्ट इमेजिनेशन। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट मतलब दूसरे सेकंड में आपको करंट निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dq/dt, यानी आप करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। ओके, जरा डिफरेंशिएशन करके देखिए, इसका सभी का आंसर यही आ रहा है, हाँ या ना, देखिए जरा इसको। ओके ग्रेट। तो ये तो हो गया हमारे पास इंस्टेंट डिफरेंशिएशन। आई थिंक सभी को आती है। जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती क्या शिव? नहीं सर। अच्छा, आप मेरी क्लास में ऑलरेडी थे कि बाद में अभी आपने ज्वाइन किया है? सर अभी किया है। ओके, तो शिव ऐसा है कि बिटलिंक का मैं लिंक, आप ना बिटलिंक में जाएंगे, जो व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना बेटा, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर मैंने डिफरेंशिएशन को कई जगह पर एक्सप्लेन किया होगा। अब स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना, यू विल फाइंड इट। ओके, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन ओके को सर। समझा लग जाएगा। ओके, पर कोशिश मैं करूंगा, जैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, पर फिलहाल तो नहीं करेंगे इसको अभी, क्योंकि अभी क्लास थोड़ा रिवाइज ले करेंगे फटाफट। तो टाइम की डिफरेंशिएशन ये सर कैलकुलेट, बाद में मैं वीडियो देख लूंगा जो हाँ आप हाँ बता हाँ, रहे हो। आराम से आराम से। देखो, ठीक है सर। अभी अब आपने ये वैल्यू निकाल ली है, ये डिफरेंशिएशन किया, अब इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दो आप। टाइम की वैल्यू पुट करने से आपके पास 17 एम्पीयर का करंट आ जाएगा। उसी तरह जब आप एवरेज करंट निकालते हो, तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि जो दी हुई है वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, ऊपर नीचे करके माइनस करके वैल्यूज को पुट करके आप 11 एम्पीयर आंसर दे देंगे। ये सभी क्लियर है? Yes sir. ग्रेट। चलिए, अब आते हैं करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ चार्ज। अब देखो, हमारे पास ना दो तरह का करंट होता है, एक ट्रांसलेशनल यानी स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है सर्कुलर। यार देखो, ये ना मैकेनिज्म होता है, ये डायनेमिक्स जो है, जो हम आपको पता होगा, मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स में हम दो तरह की चीजों को पढ़ते हैं, दो तरह के फ्लो होते हैं, एक ट्रांसलेशन फ्लो होता है, एक हमेशा सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, तो हमेशा दो तरह का मोशन हम मान चलेंगे, ट्रांसलेशन और सर्कुलर। ठीक है, तो करंट ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो करंट का फॉर्मूला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला को सब लोग नोट डाउन करो, इसकी डेरिवेशन भी आती है, तो प्लीज एक बार सभी लोग अपनी कॉपी पे डेरिवेशन करके देखो, आती है ठीक है, नहीं तो इसको मैं जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ आ रहा वो समझा देता हूँ। टेक योर टाइम और फिर ड्राइव करके देखो फटाफट। स्पीड करके मुझे बताना चैट बॉक्स में कि सर हो गया है। वेरी गुड स्नेहा। शिव, शिवम, शिवम गुप्ता, शिवम का वेरी गुड। ठीक है, तो ये मान चलते हैं, डेरिवेशन आएगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये आती है, और अगर आपने ये कर लिया तो स्कूल में आपके इस डेरिवेशन के 3 मार्क्स आपके पक्के पक्के कहीं नहीं जाएंगे। ओके, अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो अपनी कॉपी के साइड में कहीं,
तो ये अब हम इसका यूज करने वाले हैं। NEAVD, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, E क्या है, एक चार्ज की वैल्यू, A क्या है, एरिया है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब ये क्या है, मैंने बताया था ना, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं, अब हम उसका मैकेनिज्म समझेंगे कि अंदर क्या क्या होता है उस चार्जेस के साथ, और वहीं से हमें समझ आएगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके ओके, तो उससे पहले है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये आप ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा, उसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये पेपर में नहीं आता है, बहुत ही रेयर है कभी पूछ लिया जाए, तो आपको नहीं करना तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्यू बाई टी, यानी चार्ज बाय टाइम पीरियड, या टाइम, नॉर्मल टाइम नहीं है पर टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चा। ठीक है, अब हम करते हैं करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की डेंसिटी की हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, मास की भी हो सकती है, मास चार्ज, अपॉन वॉल्यूम। हाँ चार्ज की भी हो सकती है, करंट की हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, करंट अपॉन एरिया। किसी क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, इतनी क्वांटिटी, उसे बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो ये एक ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यस सर। हाँ तो ये यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो वो समझ आ गया? यस सर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में, इसमें डबल स्टार दिया मैंने इसको यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो की। अब मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो क्या होता है? देखो यार, जैसे मान लो अभी हमारे पास कोई कंडक्टर पड़ा, फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, राइट। अभी इसमें कोई सेल, बैटरी या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगी हैं, ठीक है, अभी नॉर्मल पड़ा है। अगर इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ, तब भी इसमें जो चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे, और ये जो फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा, एक रैंडम फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो फ्लो होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है बेटा, वो होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछी गई है। ठीक है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अब क्या होती है यहाँ पर, अब जो होता क्या है कि जहां से शुरू करता है, जिगजैग मोशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हुई है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या था कि अगर रूम टेम्परेचर में देखेंगे, जो आइडियल गैसेस होती हैं वो जहां से शुरू करती हैं, जिगजैग घूम के वहीं पर आ जाती है। वैसे इसके साथ भी हमने मान लिया, जिगजैग घूमा और यहाँ पर आ गया, रुक गया। ठीक है, इसलिए मान के चलेंगे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो याद करने वाली चीज ये है। ठीक है, और इसमें जो मोशन है वो एक थर्मल मोशन होता है। ओके, तो देखो बेटा, अब जो मेन मैकेनिज्म शुरू होगा, अब देखो होता क्या है कि जब भी आप, पहले आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी, अब आपने यहाँ पर मान लो क्या अप्लाई कर दिया, बैटरीज लगा दी है, बैटरी लग गई है। बैटरी के लगने से क्या हुआ, बैटरी लगने से ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव तरफ से चल के पॉजिटिव तरफ मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, और देखो हुआ क्या, इसको यहाँ पर, ये इसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है। जैसे इसको एनर्जी मिली, ये भागना शुरू हुआ, जैसे भागना शुरू, यहाँ पर इसको दूसरा कोई चार्ज मिल गया और इस चार्ज से टकराया। अब कोई चीज अगर मान लीजिए भाग रहे हैं, अगर आप किसी चीज से टकरा जाओगे तो आपकी एनर्जी का लॉस होगा। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज किया तो नीचे गिरना शुरू हो गया, मोशन बदल गया उसका। अब क्या हुआ, दोबारा से इस सेल ने इसको दोबारा से एनर्जी दी, एनर्जी देने से वो दोबारा से एक्टिव होकर भागना शुरू हो गया, पर दोबारा से टकराया, एनर्जी लॉस हुई, एनर्जी लॉस होगी बेटा। एनर्जी लॉस होने के बाद क्या हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर सेल ने इसको एनर्जी दी, फिर भागना शुरू। ऐसे करते करते ड्रिफ्ट मारता हुआ, ड्रिफ्टिंग करना, ऐसे ड्रिफ्ट करता हुआ ये दूसरी साइड पहुंचता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी की लूज करने से और गेन करने से, उसे ये हम क्या बोलते हैं,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ तो सबको समझ आ गया होगा आई थिंक, राइट। अब देखो यस सर। टकराने से पहले का जो टाइम है, जैसे मान लो अभी टकराया था, तो अभी ये जो टाइम है, देखो टकराया नहीं था, ये जो टाइम है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये वाला, टकराने से पहले का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। सभी इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हम मीन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ जिसमें वो टकराता नहीं, मूव कर रहा होता है, उसको अगर हम एवरेज निकालते हैं उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और जब तक वो टकराया नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप, इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, आप टाइम बोल सकते हैं, राइट। ओके, अब देखो करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। देखो अब यहाँ पर हम करते हैं फॉर्मूला। देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वैसे जीरो थी, तो थर्मल की बात की थी, तो जहां पर टाइम था वहां पर आप टॉप पुट कर दीजिए, और जहां पर एस था वहां पर आप मेन फ्री पाथ पुट कर दीजिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ ए टॉ का स्क्वायर, राइट। अगर मैं एक्सेशन निकालना चाहता हूं तो एक्सेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो ये जो वैल्यू है मैं अल्फा में लाके ए में लाके पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है, अब देखो ये फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करता हूँ तो टॉ से टॉ कट जाएगा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान। करो इसको एक बार अपनी कॉपी पे, इसको नोट डाउन करके देखो, ट्राई करके देखो। कहीं एनसीईआरटी में कहीं जगह पर हाफ नहीं दिया हुआ है, तो कंट्रोवर्सी में मत आ जाना, हाफ आपको लिखना है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी वैल्यू दी हुई है, तो वो गलत है, हाफ आना है। एक बार करके देखिए, जिसका हो जाए प्लीज चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा, सो मैं आगे फर्दर मूव कर सकूँ। गुड, सेहत अभी हो गया है, वेरी नाइस, ग्रेट। तो अभी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर हमें निकालना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, राइट, मैंने बताया था, इसको साइड में लिख लेना। तो यहाँ पर अगर मैं वीडी का फॉर्मूला पुट करता हूँ, वीडी का फॉर्मूला क्या था, याद है सभी को, हाफ ई ई टॉ बाय एम, यहाँ पर था कि मैंने पुट कर दिया। तो इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करूंगा, एक बार जरा कैलकुलेट आप लोग खुद करके देखेंगे कि आपके पास आर आ रहा है क्या, क्योंकि हमने कर रखा है ऑलरेडी। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, एक बार ट्राई करके देखो, क्या आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पा रहे हैं खुद।
हुआ बेटा? ग्रेट, वेरी गुड। सभी को समझ आ गया ना? यहाँ तक ध्यान रखना है, ये जो भी करा रहा हूँ अभी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेस है। इनके ऊपर मतलब अगर मैं देखूं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा करंट चैप्टर को, ठीक है? एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म है। और थ्योरेटिकल फॉर्म में ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, हमें कई बार लगता है किरचॉफ्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज, बट उतना ही इंपॉर्टेंस इनके भी है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, करंट का फॉर्मूला हो गया, दे इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इनको ध्यान रखना है सभी का, ठीक है, फाइन। ओम्स लॉ, वी नो दैट व्हाट इज ओम्स लॉ, हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जब जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है? ओके, जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी काम हम उतना ही ज्यादा कर पाएंगे, यही समझ चलिए, ठीक है? तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमने किया था, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वही होता है रो एल बाई ए, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर रो की वैल्यू निकालनी है, राइट, कैसे निकालेंगे आप लोग? कंपेयर कर लीजिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर, या बस वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। रेजिस्टेंस होता है कंप्लीट किसी भी मटेरियल में, पर अगर उसी मटेरियल का मैं एक वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। एक यूनिट की जब हम बात करते हैं दैट विल बी अ रेजिस्टिविटी। और सभी को हम एक साथ बात करते हैं, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, अगर सारे की बात करेंगे इसमें रेजिस्टेंस मानी जाएगी। अगर किसी इसके मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसे हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। ये सभी को समझ आया यहाँ तक? यू हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन? कोई भी क्वेश्चन है? शिवम, शिव, स्नेहा, शिवम, शिवम, नो सर, नहीं है। राइट, क्लियर है ना? क्लिस्टर क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ओके? सो बढ़िया, ओके। सो रेजिस्टिविटी का जो ऑपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट हमेशा होता है कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस करंट को घटाने का काम करती है तो कंडक्टिविटी इसको बढ़ाने का काम करती है, राइट? तो यानी कि जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का था उसका उल्टा फॉर्मूला जो होगा वो कंडक्टिविटी का होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है सारा, हम रिवाइज करते हैं तो लिखने का मतलब नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है? इनके बेसिक मतलब को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है बट फिर भी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है? अरे हाँ, और ये भी करंट डेंसिटी जो था वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने वहां पर स्केलर बोल दिया था गलती से, तो यहाँ वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का, ये जो आप रिलेशन है इसको आप याद रखेंगे सब लोग। आई थिंक डन हो गया सभी लोग, क्लियर है? यस सर। गुड, क्लियर है, बढ़िया, ओके। अब हम ज्यादा नहीं इसमें चलेंगे, हम सीधा सीधा ही आ जाते हैं मेन, ओके। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देखो, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को, किसी मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पर उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर कॉस्ट इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो अगर उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता तो आप कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान रखना है, तो जब भी आप किसी की लेंथ को बदलते हैं, जब लेंथ को बदलेंगे उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेजिस्टेंस, और किसी के एरिया को बदलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी रेजिस्टेंस। इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ओके? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं और हमने किए भी हैं, ओके? परसेंटेज वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को 4 टाइम बदला है, तो बताइए उसकी रेजिस्टेंस कितने टाइम बदल जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, बताइए कितना आंसर आएगा? If I say
कि मैंने किसी की लेंथ को 2 टाइम्स चेंज किया है, तो बताइए रेजिस्टेंस कितने टाइम चेंज हो जाएगी। तो आप क्या करें, सीधा सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसका आंसर कितना आएगा, 4 टाइम्स बदल जाएगा। इसी तरह एरिया का भी है, कितने टाइम्स अब देखो, घटना बढ़ना अलग बात है, कितना परसेंटेज चेंज आया है। अब चेंज तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो चेंज में हम घटने बढ़ने की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, क्वांटिटी अमाउंट की बात करते हैं, कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिए कॉपी पे। जब नोट डाउन करना है मुझे बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप ऑल वेल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं आगे। ओके, अब आता है जैसे स्ट्रेच का इफेक्ट देखा हमने रेजिस्टेंस के ऊपर, उसी तरह अब हम बात करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर। ओके, अब देखो यार, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मैं किसी मेटल को आग के ऊपर रख देता हूँ, तो क्या होगा, आग में सॉरी जो मेटल है ऑलरेडी इसमें जो चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जैसे मैं इनकी हीट बढ़ाता जाऊंगा, उनको एनर्जी मिलती जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब एनर्जी किसी की बढ़ती है तो उसका जो मोशन है वो भी बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसको टकराने का जो होता है कोलिजन जो होता है वो भी तो बढ़ेगा। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसी को ध्यान रखना, जब भी हम किसी मेटल्स को गर्म करते हैं, मेटल को गर्म करने के बाद उसकी रेजिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा है, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। ये टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। लिखा नोट डाउन किया सभी ने। अगर आप सभी ने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा होगा, अगर आपने देखा होगा जब मैंने वहां पर क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने वहां पर ग्राफ भी करवाए थे, सेमीकंडक्टर का भी करवाया था, मेटल्स का भी करवाया था, नॉन मेटल्स का भी करवाया था। और एक क्लास जो पिछले लेक्चर्स हैं, इससे पिछली क्लास का जो लेक्चर है आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो ग्राफ मैंने करवा रखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, प्लीज उसको जरूर देखिएगा सब लोग। किसको किसको याद है ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शिवम को क्या, ठीक है शिवम, आपको याद, स्नेहा को भी याद है, प्लीज उसको जरूर देखना, ठीक है, जिनको नहीं याद है। तो अब देखो, करते हैं नॉन कंडक्टर्स की। नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है, देखो यार, नॉन कंडक्टर्स में ऑलरेडी सारे जो चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वो अपने ऑर्बिट से बाहर ही नहीं आ रहे होते, ठीक है। पर हमको हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जो उसके इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस बाहर निकल के मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, उनकी रेसिस्टिविटी घट जाएगी। उनकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। उसी तरह सेमीकंडक्टर्स में भी है, सेमीकंडक्टर्स में भी एकदम से ही सारे चार्जेस जब आप उनको हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो एकदम से ही बाहर आना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी घट जाती है, मेटल्स में बढ़ जाती है, बाकियों में घटती है। इस बात को याद रखना, एक या 2 नंबर का एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो देखो, यहाँ पर मेरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है कि अगर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या इस फॉर्मूले को सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करिए, मुझे बताइए कि समझ आया सभी को। ग्रेट, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक फॉर्मूला और है जो अगर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर चेंज होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर मैं बताऊंगा। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस पता लग गया होगा, आई थिंक एक 100 से ज्यादा वाला है, 100 से कम वाला। हो गया,
इसका न्यूमेरिकल भी है, जिसको आप नोट से बात देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बैटरी और सेल की। ये सभी ने आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, पर चलो हम केमिस्ट्री को अभी नहीं लेते हैं यहाँ पर, मैं मान के चलूंगा आपको नहीं पता है। तो देखो होता है क्या है बेटा, ये आपके पास एक कंटेनर होता है, ठीक है, ये कंटेनर आपको दे रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने दो प्लेट्स डाल रखी होती हैं, जिसे बोलते हैं एनोड और कैथोड, राइट। और इस पूरे कंडक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो प्लेट आपके पास पॉजिटिव होती है उसे बोलते हैं एनोड, जो प्लेट नेगेटिव होती है उसे बोलते हैं कैथोड, राइट। और इसमें हमने डाला होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो चल रहा होता है। अब देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के जब पार्टिकल्स एक प्लेट से, मतलब जब सॉल्यूशन से निकल के जब प्लेट के ऊपर जाके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जाते हैं, सुना होगा समय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या समय लोग जब भी वो जाते हैं प्लेट्स के ऊपर जुड़ने के लिए, तो आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस आती है जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर्स में होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो सेल के अंदर होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला सभी को मालूम ही है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। ओके, इसको एक बार रीड करके देखो, कहीं कोई डाउट है यू कैन आस्क। हो गया है, बढ़िया, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इसे बोलते हैं, जो सेल होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, पर लिखा गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे लिखा फोर्स, पर फोर्स नहीं होती, ये बेसिकली एनर्जी होती है। बोलने के लिए फोर्स बोला गया है, पर एक्चुअली में ये एनर्जी होती है, राइट। तो एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो कंडक्टर्स को दी जाती है, ताकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर सकें विद अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करते हैं, राइट। इसका ध्यान रखना होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, देखो करंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ई बाई आर प्लस आर। यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हमारा सेल यूज होता जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस मेरी इनफाइनाइट हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो ऑफ कोर्स करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जो सभी को मालूम है ऑलरेडी। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ग्रेट, ठीक है, ओके। तो हमने ये तो सभी को मैकेनिज्म मैंने सिखा दिया था, सभी को आ गया था ना ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है? किसको किसको आता है सारा मैकेनिज्म अच्छे से? किसी को नहीं आता क्या? चलो पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स में आते हैं थोड़ा सा, ओके। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है आज की क्लास में। ओके, पिछले न्यूमेरिकल्स ही हैं, जरा ट्राई करेंगे सभी लोग। ओके, बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सॉल्व है तो वरी करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ओके, तो यहाँ पर देखो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखना सभी लोग, हमने किया हुआ है इसको, पर फिर एक बार देखना है इसको। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सभी को समझ आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ, हमने पढ़ा है अभी, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ा था सभी ने, याद है सभी को? यस सर। किस तरफ को डायरेक्शन होती है इसकी, हमेशा पॉजिटिव से, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वेरी गुड, ठीक है। करंट डेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, क्या आप ये फिफ्थ क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छे से? एक बार रीड आउट करो जरा। यस सर।
ग्रेट, Yes, ठीक है, sir. समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? मुझे है पहले बेसिक आप समझ लीजिए जो नए बच्चे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो पाए। ओके, हाँ, एक कंसेप्ट और है जो शायद हमने पीछे छोड़ दिया था। देखो बेटा, मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी मोबिलिटी होती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसे बोलते हैं मोबिलिटी। तो इसके डिफाइन भी याद रखना, मैंने आई थिंक वहां पीछे स्किप कर दिया, तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग, नोट डाउन करके मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताना, जब नोट डाउन कर लेंगे देन टेल मी, आई विल मूव फॉरवर्ड। कर लिया सर। ग्रेट, ये तो मैंने करा दिया था, बट चलो फिर भी अभी आपको शायद ना समझ आए। ओके, 15 क्वेश्चन देखिए। क्या 15 क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या? सॉल्व है ऑलरेडी, सॉल्व की दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ग्रेट, ओके, 18th क्वेश्चन देखिए, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? जितना मैंने पढ़ाई क्या उसी में से ही है? वेरी गुड। ओके, एक 19 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, क्योंकि हाँ नहीं है टॉपिक में, तो रैंडम सा क्वेश्चन है, आना चाहिए, देखना जरा से। देखिए, निक्रोम और मैग्नाइन जो होता है उसे हम यूज करते हैं हमारे लैब्स में। लैब्स में इसलिए क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बेटा, वो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, बट बहुत कम डिपेंड करती है। समझ आ गया सभी को? Yes, sir. इसे हम अलॉय बोलते हैं बेसिकली। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये देखो मैंने बताया था ना, 23rd क्वेश्चन देखिए, कि हमने जो ग्राफ की बात की थी वो देखिए यहाँ पर है वो ग्राफ। ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग, इसी क्वेश्चन के साथ ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कॉपर कॉपर जगह आप मेटल भी लिख सकते हैं। गुड टू गो। ठीक है, अब ये देखिए सेमीकंडक्टर वाला भी आ गया, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड वी गो फर्दर? ये भी करिए, 30th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे वही हैं, ओमिक नॉन ओमिक वाले जो हमने पढ़े हैं अभी, वही हैं सारे। हाँ, एक ये क्वेश्चन करिए जरा, 33rd क्वेश्चन देखिए जरा, तो करके दिखाइए मुझे। तो देखिए क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? डन हो गया, ग्रेट।
ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं आप लोगों को। अभी हमने पिक्चर्स नहीं किया है रिवाइज में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला करिए, 47 क्वेश्चन करिए। ओके, हो रहा है सभी का? ग्रेट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी यहाँ पर किए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको आपने अच्छे से कवर अप किया है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, हाँ, एक 20th क्वेश्चन जरा देखना था। 20th क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ना के बराबर, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। लिख लेना इसको प्लीज, ओके। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ना के बराबर होती है, ओके। चलिए, अब हम करते हैं टॉपिक्स की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो अब आपको न्यूमेरिकल में ही पता लगेंगे क्योंकि बहुत डिटेल्ड वर्क है, ठीक है। आप लोगों को एक बार जरा किरचॉफ लॉ बता देता हूँ। व्हाट इज किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ लॉ में दो लॉ, हमारे दो पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, जंक्शन लॉ, दूसरा लूप लॉ। जंक्शन लॉ बेस्ड है करंट के ऊपर, और लूप लॉ जो बेस्ड है वो है हमारे पोटेंशियल के ऊपर, राइट। अब जंक्शन लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ में क्या माना जाता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए दो वायर्स यहाँ पर, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और दोनों का जो करंट कितना है, मान लो इसमें 2 एम्पेयर है, इसमें 7 एम्पेयर, तो टोटल करंट कितना जाएगा यहाँ पर? 9 एम्पियर। 9 एम्पेयर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि करंट कौन सी क्वांटिटी है, मैंने बताया था ऑलरेडी, क्या माना जाता है? नो, स्केलर। सॉरी सर, स्केलर। इसको हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं बेटा, इसलिए हम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जंक्शन में हमेशा करंट की वैल्यू कितनी रहती है? 0। जंक्शन में करंट कभी नहीं रुकेगा, जंक्शन पे करंट कभी नहीं रुकेगा, वहां आएगा और निकल जाएगा, ओके। अब लूप लॉ क्या होता है? लूप लॉ का मतलब होता है कि नेट, किसी लूप में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं। आप सभी को न्यूमेरिकल याद होगा तो प्लीज न्यूमेरिकल जरा निकालिए, जरा सभी लोग अपनी कॉपी पे ट्राई दिस न्यूमेरिकल। ये किरचॉफ लॉ का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसे आपको अच्छे से करना है। और इसी के भी यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल पहले दिखा देता हूँ आपको किरचॉफ लॉ का, ताकि आप उसको भी कर पाओ। क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ बेस्ड है, क्योंकि इसमें इस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने काफी बढ़िया से कर रखे हैं ना, इसीलिए हमें इसको ध्यान से करना चाहिए। किरचॉफ लॉ कहाँ गया भाई मेरे, आजा। ओके, एक फिफ्थ क्वेश्चन भी था हमारे पास, देखना जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, या नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, छोड़िए, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप तो ये न्यूमेरिकल करिए, ट्राई दिस न्यूमेरिकल। प्लीज सभी लोग मुझे ना अपना वो भेज देना एक बार, अटेंडेंस भेज देना। मेरे ही नंबर पे जहाँ पर मैं ज्वाइन लिखा था, उसी ज्वाइन वाले नंबर के ऊपर आप अटेंडेंस भेज दीजिए मुझे, सो मैं रिकॉर्ड बना लूँ अपना।
ओके, हो गया सभी का? बता देना जब भी हो जाएगा बेटा। ओके, शिवम जी का भी होगा, स्नेहा जी का भी होगा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अभी इसी क्वेश्चन को हमने पॉइंट पोटेंशियल रूल से किया था। सभी को पॉइंट पोटेंशियल रूल आता है? पॉइंट पोटेंशियल रूल किरचॉफ लॉ से बहुत बढ़िया है। पॉइंट पोटेंशियल रूल अमेजिंग रूल है। किरचॉफ की जगह हम पॉइंट पोटेंशियल रूल यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस स्पीड बहुत जल्दी नहीं, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कौन कौन सी करनी है? देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, सिर्फ व्हाइट वाली डायग्राम ड्रॉ करो आप, फिर बताता हूँ आगे। तो डायग्राम ड्रॉ करना, सॉल्व मत करना अभी। हो जाना, मुझे बताना बेटा। गुड, ठीक है सर, ये क्वेश्चन इसको भी नोट डाउन करो। ओके बच्चों, ऐसा है कि पहले तो जितना भी हमने पढ़ा था मैं तो समराइज कर देता हूँ पहले फटाफट। देखो बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा है करंट के बारे में, ठीक है, फिर हमने उसका फॉर्मूला NAVD वाला फॉर्मूला किया, फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जितना बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। करंट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी का फॉर्मूला जो क्वेश्चन से मैंने आपको दिखाया था वो फॉर्मूला, जितने भी ग्राफ हैं सारे फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, परसेंटेज रेजिस्टेंस वाला, जितने भी इतनी लेंथ अगर चेंज करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, एरिया की बात करें तो वो फॉर्मूलाज, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, जो समझाई है, जो फॉर्मूलाज हमने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ, पॉइंट पोटेंशियल रूल, ठीक है, इनके ऊपर आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। कोशिश करिए इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप निकालें। मेरी बात सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा हो सके। ओके, किसी को डाउट है जितना मैंने भी पढ़ाया कुछ? एनी डाउट बेटा? नो सर। ग्रेट।